नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 30 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं 30 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में दोस्तों हम आपसे करंट अफेयर क्विज के 5 सवाल पूछेंगे, जिनके आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के करंट अफेयर क्विज के आंसर्स के साथ। तो कल के करंट अफेयर क्विज में हमने पूछा था, भारतीय आईटी सर्विस की कितनी कंपनियों ने विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत की 4 आईटी कंपनियों ने विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है दोस्तों। बात करें उन 4 कंपनियों के बारे में, तो सबसे पहले 3rd नंबर पे टीसीएस आई है दोस्तों, यानी कि टाटा कंपनी जो है। 4th नंबर पे दोस्तों इन्फोसिस आई है। 7th नंबर पे एचसीएल आई है और 9th नंबर पे दोस्तों विप्रो ने टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न हमने पूछा था, भारत ने साल 2021 में यूएन के किस कोष के लिए $150,000 देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यूएन के जो शांति निर्माण कोष होता है उसके लिए भारत ने $150,000 देने की घोषणा की है दोस्तों। अगला प्रश्न था, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एनक्लेट की दूसरी बेंच का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एनक्लेट की जो दूसरी बेंच है उसका उद्घाटन दोस्तों चेन्नई में भारत की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न था, धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने किसको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, जेके सिवन। तो जी हाँ दोस्तों, जेके सिवन को धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने अपने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और अंतिम प्रश्न हमने पूछा था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय फिल्म महोत्सव गोवा में समापन हुआ है जिसका, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया, वो दिया गया दोस्तों इनटू द डार्कनेस जो फिल्म है उसको ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को दोस्तों 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2020 में 180 देशों में से भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। 2019 की तुलना में दोस्तों इस वर्ष भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है। उस समय भारत को 80वां स्थान प्राप्त था दोस्तों, लेकिन 2020 में सीपीआई स्कोर 40 के साथ दोस्तों भारत 86वें स्थान पर है और भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तैमूर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना जो 86वां स्थान है वो साझा कर रहा है। यानी कि जो दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 निकला है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 86वां स्थान है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार इसमें कितने देश थे दोस्तों? 180 देश इसमें थे, जिसमें भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत की 2019 में रैंक क्या थी दोस्तों? 80 रैंक भारत की थी, लेकिन 2020 में दोस्तों भारत की 86वीं रैंक आई है। और भारत के लिए इसके स्कोर कितना था? तो भारत का जो सीपीआई स्कोर है वो 40 था। और भारत के साथ 86वें नंबर पे कौन कौन से देश हैं? बुर्किना फासो, मोरक्को, तैमूर, त्रिनिदाद, टोबैगो और तुर्की भारत के साथ 286वें स्थान पर हैं। अब बात करें दोस्तों टॉप जो कंट्री इसमें किया है उसके बारे में, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। तो जो सीपीआई 2020 की रिपोर्ट में दोस्तों न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है। बात करें सबसे निचले स्थान के बारे में, तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान ने 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान को प्राप्त किया है। तो 180 में से 179 स्थान किसे मिला है? सोमालिया और दक्षिणी सूडान को इसमें सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। बात करें दोस्तों सीपीआई सूचकांक के बारे में, तो सीपीआई सूचकांक विशेषज्ञों और कारोबारियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों द्वारा सीपीआई सूचकांक जो है 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। सूचकांक दोस्तों 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 जो है वो अत्यधिक भ्रष्ट देश को दर्शाता है और 100 जो है वो अत्यधिक साफ देश को दर्शाता है। तो इसमें सीपीआई अंक जो है भारत को कितने मिले हैं? 40 मिले हैं। और जो टॉप कंट्री है जिसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, उन्हें कितने अंक मिले दोस्तों? 88 अंक इसमें प्राप्त हुए हैं। बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसके द्वारा ये सीपीआई सूचकांक जारी किया जाता है उसकी, तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है दोस्तों इसकी स्थापना 4 मई 1993 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो है दोस्तों बर्लिन, जर्मनी में। और वर्तमान में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों डेलिया फेरेरा रूबियो।
कौन है दोस्तों? डेलिया फेरेरा रूबियो। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, लोवी इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में से भारत को 86वां स्थान दिया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और तुलनीय आंकड़ों के आधार पर देशों को स्थान दिया गया है दोस्तों। और जो द लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोवी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का, उसने कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत को कौन से स्थान पर रखा है? 86वें स्थान पे उसने रखा है दोस्तों। अब बात करें इसके टॉप मोस्ट कंट्री की, तो सूचकांक में दोस्तों न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान को शीर्ष 3 देशों में रखा गया है। तो पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे ताइवान को इसमें रखा गया है दोस्तों। और किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी से जो सबसे खराब हैंडलिंग जिस देश ने की है, उसका नाम है दोस्तों ब्राजील को इस सूची में रखा गया है। यानी कि ब्राजील ने कोविड-19 की हैंडलिंग अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही खराब तरीके से की है। और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जो डेटा की कमी के कारण दोस्तों चीन को इस सूची से बाहर रखा गया। यानी कि चीन इस सूची में शामिल नहीं था। अगर होता तो ब्राजील की जगह शायद चीन इस सूची में हो सकता था, जिसने सबसे खराब कोविड-19 की हैंडलिंग करी थी। लेकिन सूची में बाहर है, जिस कारण से ब्राजील को इसमें सबसे खराब हैंडलिंग के लिए सबसे अंतिम अंक पर रखा गया है। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था दोस्तों, वो था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। और दोस्तों, प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था। तो जो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी थी, उसने गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार दोस्तों जीत लिया है। अब बात करें दूसरा पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार किन राज्यों ने जीता है उसके बारे में, तो जो त्रिपुरा की झांकी थी दोस्तों, उसने गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार जीता है। वहीं जो उत्तराखंड की झांकी थी, उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। और जो दोस्तों केंद्रीय लोक निर्माण विभाग था, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी थी, उसकी जो झांकी थी अमर जवान विषय पर आधारित सशस्त्र बलों के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से दोस्तों इसको सम्मानित किया गया है। तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी, जिससे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसकी थीम क्या थी? अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या थी दोस्तों? अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये है दोस्तों त्रिपुरा की झांकी, जिसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी इको फ्रेंडली आत्मनिर्भर। क्या थी दोस्तों? इको फ्रेंडली आत्मनिर्भर त्रिपुरा की थीम थी। और त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये है दोस्तों उत्तराखंड की झांकी, जिसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसकी जो थीम थी दोस्तों वो है केदारखंड। क्या थी दोस्तों? केदारखंड उत्तराखंड की झांकी की थीम थी। और जो विशेष पुरस्कार पीडब्ल्यूडी की झांकी को मिला है, वो ये झांकी है दोस्तों, जिसकी थीम क्या थी? अमर जवान, जिसे विशेष पुरस्कार दिया गया है। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, काजा क्लास बनी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो जी हाँ दोस्तों, जो काजा कलास हैं वो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। काजा कलास सुधार पार्टी की नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं दोस्तों। कलास के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी ने देश की 101 सीटों वाली संसद रेगिकोगु में 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव जीता है। और एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है दोस्तों, जहां राष्ट्रपति केस्ट्री कालजुलेद और प्रधानमंत्री दोनों ही क्या है दोस्तों? महिलाएं हैं। तो जो काजा कलास हैं दोस्तों, वो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। और जो एस्टोनिया है उसकी संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? रिगिकोगु। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिगिकोगु एस्टोनिया की संसद को कहा जाता है। और वर्तमान में दुनिया का एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां की राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी दोनों क्या हैं? महिलाएं हैं। और वहां की राष्ट्रपति का क्या नाम है दोस्तों? केस्ट्री कालजुलेद। और जो वहां की प्रधानमंत्री बनने वाली है उनका नाम क्या है? काजा कलास। ये है दोस्तों काजा कलास, जो एस्टोनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। और ये है दोस्तों यूरोपीय देश एस्टोनिया। अब बात करें एस्टोनिया के बारे में, तो जो एस्टोनिया है दोस्तों, एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन। और यहाँ की जो राजभाषा है दोस्तों वो है एस्टोनियन। क्या है दोस्तों? एस्टोनियन यहाँ की राजभाषा है। और बात करें दोस्तों यहाँ की मुद्रा की, तो ये एक यूरोपियन यूनियन का देश है, जिस कारण से इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो है यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो यहाँ की मुद्रा है।
अगला करंट अफेयर है दोस्तों, महाराष्ट्र ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो जी हाँ दोस्तों, जो महाराष्ट्र का कारागार विभाग है उसने जेल पर्यटन की शुरुआत पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार जेल से की है दोस्तों। यह पहल छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने के लिए मदद करने के लिए दोस्तों शुरू की गई है। तो जो महाराष्ट्र का कारागार विभाग है उसने जो जेल पर्यटन की पहल की शुरुआत की थी वो कहां से की है दोस्तों, यरवदा केंद्रीय कारागार से इस पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों। बात करें दोस्तों यरवदा जेल के बारे में, तो यरवदा जेल जो है दोस्तों 150 साल पुरानी जेल है, जहां महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। और यरवदा जेल में ही दोस्तों 1932 में पुणे पैक्ट हुआ था। और पुणे पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे पैक्ट यरवदा जेल में ही किया गया था। और जो आगंतुक होंगे दोस्तों उन्हें यरवदा जेल के फांसी यार्ड को देखने का भी मौका मिलेगा, जहां मौत की सजा दी जाती है। और यही वह स्थान है दोस्तों जहां 1899 में पुणे डब्ल्यूसी रेड के ब्रिटिश प्लेग कमीशन की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई थी। और दोस्तों जो यरवदा जेल का जो फांसी यार्ड है दोस्तों, इसमें जो अंतिम फांसी थी वह नवंबर 2012 को 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब को हुई थी, जिसे जेल परिसर के अंदर ही दफनाया गया था दोस्तों। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में ही यह पहल शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई, और महाराष्ट्र की शीतकालीन जो राजधानी है दोस्तों वो है नागपुर। महाराष्ट्र में दोस्तों कुल 36 जिले हैं, और महाराष्ट्र का गठन जो है दोस्तों 1 मई 1960 को हुआ था, जिस कारण 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की, क्योंकि नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों मेनली 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, घुगामल नेशनल पार्क, तडाबो नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क शामिल है दोस्तों। तो जो महाराष्ट्र के 5 नेशनल पार्क हैं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, घुगामल नेशनल पार्क, तडाबो नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र के मुख्य नेशनल पार्क हैं। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, मेघालय ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों जीत लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनाव आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता पुरस्कार समारोह में मेघालय के सीईओ FR खारकोंगर को वर्चुअली इस पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। तो जो ये बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसने जीता है दोस्तों, वो जीता है मेघालय ने। बात करें मेघालय के बारे में, तो जो मेघालय है दोस्तों इसकी राजधानी है शिलोंग, और शिलोंग ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। और दोस्तों पहले जो मेघालय है वो असम के अंदर आता था, लेकिन 1972 में गारो, खासी और जयंतिया 3 पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय बना दिया गया, जिसे पूर्व के स्कॉटलैंड की संख्या भी दी जाती है दोस्तों। बात करें मेघालय के नेशनल पार्क के बारे में, तो मेघालय में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं, जिनका नाम है बलफक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क। कौन कौन से, बलफक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय के मेन नेशनल पार्क हैं दोस्तों। अब बात करें इस पुरस्कार के बारे में, तो यह पुरस्कार दोस्तों सीईओ के कार्यालय द्वारा संपूर्ण चुनावी नामांकन प्रक्रिया में निर्वाचक गतिविधियों में निरंतर और सुसंगत IT अनुप्रयोग प्रयासों और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए, दोनों सामान्य और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। और जो ECI लगातार गैर चुनावी अवधि जैसे कि मतदाता पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन, SMS 1950 हेल्पलाइन, राजनीतिक पार्टी पंजीकरण और ऑनलाइन ट्रैकिंग को कवर करने के लिए दोस्तों प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर ID कार्ड EPIC की शुरुआत की है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र EPIC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू किया है दोस्तों, जिसे मोबाइल फोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। भौतिक कार्ड को प्रिंट करने और मतदाताओं तक पहुंचने में समय लगता है दोस्तों। ऐसे में इस नई शुरुआत की मदद से दस्तावेज को तेजी से और आसानी से पहुंचाने का विचार है दोस्तों। जो चुनाव आयोग है उसने डिजिटल वोटर ID EPIC की शुरुआत की है दोस्तों। अब बात करें इस EPIC के बारे में, तो EPIC जो है दोस्तों वो PDF फॉर्मेट में होगा दोस्तों, और जिसे मोबाइल पर डाउनलोड या कंप्यूटर पर सेल्फ प्रिंटेबल रूप में रखा जा सकता है। और कभी कभी दोस्तों PDF का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो PDF का जो फुल फॉर्म है दोस्तों
दोस्तों वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो जो ई एपिक है वो किसमें आएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ फॉर्म में आएगा। और मतदाता कार्ड को अपने मोबाइल पर संग्रहित कर सकता है दोस्तों, और इसे डिजी लॉकर पर पीडीएफ के रूप में भी अपलोड कर सकता है, या इसे प्रिंट कर स्व लैमिनेट भी कर सकता है दोस्तों। और जो ई कलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का एक गैर संपादन योग्य डिजिटल संस्करण है दोस्तों, और इसे डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाओं में सेव किया जा सकता है, साथ ही पीडीएफ के प्रारूप में भी मुद्रित किया जा सकता है। और जो पीडीएफ का फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, पीएम मोदी ने दोस्तों 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में 15 राज्यों से संबंधित 54,675 करोड़ रुपए की मूल्य की समीक्षा के लिए 10 एजेंडा आइटम लिए गए हैं। इनमें 9 परियोजनाओं के लिए एक कार्यक्रम शामिल था दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा की। तो जो पीएम मोदी हैं उन्होंने 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। अब पीएम मोदी ने की है 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता। बात करें इस प्रगति बैठक के बारे में, तो प्रगति बैठक है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। क्या होता है दोस्तों, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इसमें दोस्तों 9 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं रेल मंत्रालय, 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और एक परियोजना उद्योग और आंतरिक व्यापार, ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संवर्धन विभाग की है दोस्तों। और इसमें जो 15 राज्य हैं उनके नाम है दोस्तों ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड। और जो प्रगति बैठक है, जिसमें प्रगति का पूरा नाम क्या है दोस्तों, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, इसकी जो अध्यक्षता की है दोस्तों वो किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंदिर ट्रस्ट के भी अध्यक्ष बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को सेना का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नए उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी से 1 फरवरी 2021 को पद ग्रहण करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं दोस्तों। और लेफ्टिनेंट जनरल सी.पी. मोहंती राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं, और वो राजपूत रेजिमेंट से 1982 बैच के इन्फेंट्री ऑफिसर हैं दोस्तों। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती हैं उन्हें सेना का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। अब बात करें दोस्तों भारतीय थल सेना जिसके उपाध्यक्ष बनने वाले हैं उसकी, तो भारतीय जो सेना है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1895, यानी कि आज से 125 साल पहले। और जो भारतीय सेना दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है दोस्तों, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और जो भारतीय सेना है उसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है दोस्तों, सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला करंट अफेयर है, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले स्वामीनाथन जानकी रमन एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस थे और अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई के सहायक एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे दोस्तों। तो दोस्तों स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई में अब होता क्या है दोस्तों, एसबीआई में एक अध्यक्ष होता है और उसके नीचे 4 प्रबंध निदेशक यानी कि 4 एमडी होते हैं। अब दो पहले से प्रबंध निदेशक हैं, उनके नाम है दोस्तों CS सेठी और अश्विनी भाटिया। क्या है दोस्तों, CS सेठी और अश्विनी भाटिया 2 पहले से ही एमडी हैं, और जो 2 नए एमडी बन गए हैं दोस्तों वो हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार। तो 4 एमडी हो गए। और जो एकमात्र जो अध्यक्ष हैं एसबीआई के वो हैं दोस्तों दिनेश कुमार खारा। क्या है दोस्तों, दिनेश कुमार खारा एसबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं। तो एसबीआई में एक अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार खारा और 4 जो हैं एमडी होते हैं जिनके नाम है CS सेठी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार। तो ये हैं दोस्तों स्वामीनाथन जानकी रमन और ये हैं अश्विनी कुमार जिन्हें एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारतीय सेना के नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? अगला प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस जेल से की है? आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आप दोस्तों उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो दोस्तों अपना नाम और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें दोस्तों। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप अपना डाउट मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर रात 9 बजे हमारे चैनल पे उत्तराखंड करंट अफेयर नाम से एक सेशन चलाया जाता है दोस्तों, जिसमें आपके सभी उत्तराखंड की परीक्षाओं को फोकस में रखा जाता है। तो दोस्तों अगर उत्तराखंड के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हर रात 9 बजे के लाइव सेशन उत्तराखंड करंट अफेयर से आप जरूर जुड़िएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।